चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 3। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने सर्कुलर लूप के बारे में सीखा था कि सर्कुलर लूप में अगर एक सिंगल टर्न होगा तो उसके सेंटर पर कितनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसी प्रकार से अगर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे, जनरल एक फॉर्मूला बना लिया था हम लोग ने। फॉर्मूला क्या था भाई बताइए? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, ये फॉर्मूला बन गया था। एन क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ टर्न। एन केवल 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, जितनी बार आप उसको गोला गोला घुमाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे। एक क्वेश्चन भी करा था इसके ऊपर। आज क्या करने वाले हैं? अब हम लोग क्या करेंगे कि पिछली बार हमने पढ़ा था बायट-सैवर्ट लॉ, तो एक होता था वायर हमारा, एक इस तरीके से एक वायर होता था, इसके परपेंडिकुलर पर एक पॉइंट पी होता था, उस पर हम क्या निकालते थे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। अब क्या करेंगे? हम एक लूप बनाएंगे। लूप बना लिया, लूप का सेंटर भी होगा, उस सेंटर से एक लाइन जाएगी जो कि परपेंडिकुलर होगी सर्कल के प्लेन की, जिसको एक्सिस भी कहते हैं। पहले पढ़ा हुआ है बेसिक में, फिर से हमने एक बार बता दिया। यानी कि अब हमें पता है कि सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, तो उस लाइन पर कोई पॉइंट पी ले लेंगे, उसकी दूरी आप मान लीजिए कोई एक्स है या डी मान लीजिए, डी दिया है तो डी ही लेके चलते हैं, है ना, ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो। इसकी दूरी कितनी है? डी। तो डी दूरी पर सेंटर से आपका एक पॉइंट पी है, उस पर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। करंट कितना है? आई। अच्छा, रेडियस कितना है? ए। समझ में आ गया? हम लोग पहले भी सीख चुके हैं कि एलिमेंट क्या होता है। एक छोटा सा पोर्शन जो कि जिसकी लेंथ हम कितनी लेते हैं? डीएल। डीएल लेंथ का हम हमेशा एलिमेंट लेते हैं, और उसमें से जब करंट फ्लो करेगा तो इसको कह देंगे करंट एलिमेंट, है ना। तो करंट एलिमेंट के बारे में सब पहले से पता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम कह रहे हैं कि पूरे लूप को मत देखो, आप क्या करो, आप सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पी और इस एलिमेंट को देखो। मैंने ये बना दिया, ये भी उतनी दूरी पर होगा जितनी दूरी पर ये होगा। कैसे मुझे ये बात पता है? आपने कभी वो बर्थडे वाली टोपी देखी है? कोन होता है। कोन कैसे बनता है? कोन बनता है सर, एक सर्कल होता है ना, और ये सेंटर हो गया, सेंटर से आप एक ऐसे ऐसे करके एक लाइन खींच दीजिए, इसी लाइन पर एक आपका वर्टेक्स होता है, यहीं से आप सारा जोड़ दीजिए, ढेर सारे धागे आप ऐसे बांध दीजिए, तो आपको कैसा दिखेगा? कोन दिखेगा। और इस लेंथ को कहते थे स्लैंट हाइट, है ना, एल कहते थे। तो एल कभी बदलता था क्या? एल इसका भी सेम है, इसका भी, सबका सेम है ना। सिमिलरली ये पॉइंट पी भी तो वही है। ध्यान से देखो, ये देखो सेंटर वाली लाइन पर ही लाई कर रहा है, और ये वो रस्सी हो गई जो हम जोड़ रहे थे। ये बनेगा कैसा? कोनिकली तो बनेगा। अगर सारे एलिमेंट को हम ऐसे आर से जोड़ दें, सबके दूरी बराबर आएगी कि नहीं आएगी? वेरी गुड, यानी कि आप रिलेट कर पा रहे हैं। यानी कि अब आपको पता है कि सारे एलिमेंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन अलग होगी सर, लेकिन सबकी जो दूरी है वो फिक्स है, वो आर होगी। अब इसको आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा पाइथागोरस। पाइथागोरस, अब आप कहेंगे सर पाइथागोरस तो लगता है परपेंडिकुलर कोई ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें लगता है। तो मैंने कहा ये बताओ ये एक्सिस परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो तुमने कहा है ना। ये क्लियर है सबको कि ये एक्सिस रेडियस के तो परपेंडिकुलर ही होगी, ठीक है। फिर ये एक आपको लाइन दिख रही है, तो ये हो गया आपका एक लाइन, ये हो गया ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो यानी कि हाइपोटेनस निकालना है तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी आर का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल सर। ये दूरी आपने डी बताई थी, तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दोनों बातें ठीक है कि नहीं? जितनी चीजें लिखी हुई है ना सब मैं बता दूंगा, लेकिन इसे लिखा हुआ है तो टाइम बचेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो ये बताओ। अच्छा, अब एक और बात कह रहा हूं मैंने कहा यार यहां पर जब हम बात करते हैं कि जो तुम्हारा डीएल है, डीएल दिख रहा है सबको? अच्छा ठीक है, डीएल जिसको नहीं दिख रहा उसके लिए मैं यहां पर अलग से बना रखा है, ठीक है। इसका ये सेंटर हो गया, यहां से ये इसकी दूरी कितनी हो गई? ए हो गई, ठीक है। अब आपको डीएल दिख रहा है, मुझे बताइए ए के परपेंडिकुलर है कि नहीं डीएल? डीएल इज परपेंडिकुलर टू ए, क्लियर है ना। चलो ठीक है, नाउ टेल मी दिस कि यहां पे ये जो लाइन है ये भी परपेंडिकुलर है, तो दिस लाइन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डीएल। अब ये कहेंगे नहीं समझ में आ रहा है सर, ये इस तरीके से रेडियस होगा, इस तरीके से जो एक्सिस होगी। देखो ये सर्कल ना ऐसे है, तो तुम्हें ये लाइन ऐसे दिख रही है। अब इस सर्कल को मैं सामने ले आ दे रहा हूं, तो ये ऐसे दिखेगी कि नहीं दिखेगी? तो ये लाइन ऐसे है। अच्छा, ये लाइन ऑलरेडी, ये जो लाइन थी इसके ऑलरेडी एक लाइन परपेंडिकुलर है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये दूसरी लाइन है। इस लाइन खसका के यहां ले आऊंगा तब भी तो परपेंडिकुलर होगा। डीएल इज अगेन परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, दिख रहा है। और अगर इस पॉइंट की लेंथ कितनी है? डी, तो डी इज अगेन परपेंडिकुलर टू डीएल।
सब बात क्लियर चल रही है ना अभी तक? चलो बढ़िया। तो अब अगर हम इस बात को करें तो हमें पहले से पता है कि डीएल के द्वारा अगर पी पे निकालना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला ऑलरेडी है वेक्टर फॉर्म में, बायोट सैवर्ट लॉ। ये किसने पढ़ा हुआ है ना? सबने पढ़ा लिया है ना, ये बायोट सैवर्ट, ये हम लोग ने बहुत चर्चा करी है, इस पे दोबारा नहीं करेंगे। वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट होता है आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बता देना कहीं दिक्कत लगे तो, ठीक है? नाउ टेल मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट पी पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहा हूं मैं आपके सामने, ठीक है? अब पॉइंट पी बाहर है, पॉइंट पी सेंटर पर नहीं है। सेंटर वाला तो कल करके देख लिया था, फटाफट करके बता देंगे कि सर ये तो आउटवर्ड आ रहा है, ये डॉट होगा, है ना, सेंटर पे। लेकिन इस बार प्रॉब्लम क्या है, ये बाहर है। तो एक्चुअल में कहां है ये पॉइंट पी? तो पॉइंट पी सर ये है, मतलब ये सेंटर से निकल तो रही होगी लेकिन रिंग बाद में जा रही होगी। अब बहुत आसान है, इसको लेकर डरना नहीं है। फिर से सेम रूल, ये करंट ऐसे जा रहा है, वी विल ड्रॉ द टैंजेंट। तो ऊपर टैंजेंट बनाना आसान है, सामने दिख रहा है, इसको मैं टैंजेंट बना देता हूं, ये रहा मेरा टैंजेंट। इज इट ओके? अब क्योंकि 2D स्पेस है, हमें 3D में पढ़ना है बच्चे, है ना? ये प्रॉब्लम है, थोड़ा चैलेंजिंग है समझना। ये आपका 3D डायग्राम है, इसमें इस तरीके से रिंग रखी हुई है। करंट कैसे आ रहा है? देखो करंट अगर इस वाले हिस्से में नीचे जा रहा है, इसका मतलब इधर आ रहा होगा, आपकी तरफ आ रहा होगा, है ना? तो अगर मैं थंब को प्लेस करूं तो क्लियर दिख रहा है, ये देखो, है ना, इस तरीके से। यानी कि इसके बाहर इस साइड ही पॉइंट पी है, देखो इसके इस साइड ये पॉइंट पी, मान लो ये ऐसे रखा हुआ है, ये ग्रे वाले को देखना, पूरी पेन मत देखना, ये पॉइंट पी है तुम्हारा। तो उसको कैसा फील हो रहा होगा? यहां से आ रही होगी, यहां से ऐसे रिंग बन रही होगी और इस तरीके से निकल रही होगी। समझ में आ रहा है? कट कर रहा है ना उसको, पॉइंट पी को। इसी प्रकार से नीचे चेक करते हैं, ये करंट ऐसे जा रहा था, अब नीचे जाएगा तो पलट जाएगा, पलट गया ना, थंब अप पलट गया। तो देखो इसमें भी ये दिख रहा है ना? तो यानी कि अलग अलग एलिमेंट अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं। ऊपर वाला ऊपर की तरफ लगा रहा था, लेकिन नीचे वाला नीचे की तरफ लगा रहा। समझ में आ रहा है? सबका डायरेक्शन अलग अलग हो गया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात होती है। तो यहीं से ना, यहीं से, अच्छा तुम मुझे बताओ, बस तुम्हें ये आया समझ में? ये नहीं समझ में आया तो मत समझो, कोई बात नहीं। ये समझ में आया क्या, है ना? इसमें दिखा ना तुमको, ऐसे करके तुमने किया तो तुम्हें दिख रहा है रिंग ऊपर की तरफ जा रही थी, तो तुम्हें ये दिख रहा है ना, ये डीबी ऊपर क्यों जा रहा है, दिख रहा है ना? सिमिलरली इसके जस्ट सामने जाएंगे तो डीबी इसमें नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना? तो एक चीज मुझे बस इतना बताना, जब भी डीबी कोई एक एंगल पर होगा तो डीबी तो परपेंडिकुलर ही होगा हमारे आर की, डीबी विल बी परपेंडिकुलर टू आर। अब कहोगे नहीं सर ये तो चीटिंग है, हमने यहां लिख दिया, तुमने मुझसे पूछा नहीं, हमने यहां पे भी लिख दिया, तुमने हमसे फिर नहीं पूछा। लेकिन इसका राज तो बेसिक मैथ में है, इसका राज तो वेक्टर में है, इस चैप्टर में है ही नहीं। ये जो ज्ञान है ये तो 11th क्लास का है, तो यहां कैसे समझ जाएंगे? आप मुझे ये बताइए, क्या तुम्हें ए क्रॉस बी दिखा? क्या तुम्हें दिख रहा है क्रॉस प्रोडक्ट, है ना? अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट हमको क्या मिलता है ना? यही तो मिलता है ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये फिर से रिवीजन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, भूल गए तो भूल गए। क्रॉस वेक्टर क्या होता है सर? जब कोई भी एक वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो आएगा ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है, ये भी बात याद रखने की जरूरत है। ये दोनों दोनों इक्वल, यहां लिखना चाहिए था मुझे, यहां लिख देता हूं, दिस इज ट्रू बिकॉज यहां पर डायरेक्शन का ही सारा खेल है। रिजल्टेंट जो होता है, यहां लिख देता हूं, रिजल्टेंट ऑफ, ये R1 लिखूंगा, ये R2 लिखूंगा, क्योंकि डायरेक्शन दोनों में अलग अलग, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो रिजल्टेंट विल बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। यही तो इसकी बड़ी मजेदार कहानी है कि ये जिनसे बना है उनके ही परपेंडिकुलर हो जाता है। अगर किसी को ये छोटी सी बात भी याद है क्रॉस प्रोडक्ट की, तो यू कैन सी कि डीएल और आर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर के हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है। तो क्लियर कट बात हो गई कि सर ये अगर ए और बी है तो ये रिजल्टेंट हुआ, तो रिजल्टेंट जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? होगा ना, अभी तो पढ़ाया नियम, ये तो थ्योरम है ना? थ्योरम तो मानोगे कि वो भी नहीं मानोगे? ये तो मानना ही पड़ेगा। अब वो स्क्रू रूल सब याद पढ़ाया था, लेकिन पता नहीं याद है कि नहीं। ए क्रॉस बी करना है तो ये क्या हो रहा है, लूज हो रहा है सर, बाहर आएगा, है ना? तो ये लाइन ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर नहीं हो गई? हो गई ना? अगर हम बी क्रॉस ए करेंगे सर, ये टाइट हो रहा है, ये अंदर जाएगा, अगेन ये लाइन परपेंडिकुलर हुई कि नहीं हुई? इनवर्ड और आउटवर्ड
दोनों केस में मैंने दिखा दिया परपेंडिकुलर, लेकिन तुम्हें ये भी दिखा दिया कि ए क्रॉस बी में बाहर की तरफ है और बी क्रॉस सी में, तो दोनों में ये सारी बातें प्रूफ हो गई। यानी कि ये तो ऑलरेडी पता है, बस हमें ये रिवाइज करना है। ठीक है ना, अभी तक सब ठीक लग रहा है? ठीक है। तो यहां पर डीएल वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बनाया था ताकि प्रैक्टिस करवा सकूं, करंट का डायरेक्शन देख करके आपको बताना था। तो ये सही बनाया कि नहीं बनाया? करंट के डायरेक्शन में ही हमेशा डीएल वेक्टर का डायरेक्शन होता है। ठीक है, चलें आगे बढ़ जाएं। अब क्या करेंगे, अब आ गया है वैल्यू पुट करने का टाइम। ठीक है, तो पहले स्केलर फॉर्म में कर लें या वेक्टर फॉर्म में डायरेक्टली कर लें, वेक्टर में कर लेते हैं, है ना। तो हमें पता है कि यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई तो आई कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं कर सकते। यहां से डीएल क्रॉस आर कर दिया और इनके बीच का एंगल मुझे यहां से पता चल गया, दैट इज 90। इट इज ओके, तो मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है भैया, अब आर ऑफ क्यूब तो नीचे आएगा स्केलर, क्योंकि हमने ऑलरेडी सिखा रखा है वहां पे। ठीक है, इज इट ओके? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां पर एक एन यूनिट वेक्टर लिख दो फॉर द डायरेक्शन। ठीक है, रिजल्टेंट इन वेक्टर आएगा ना। चलो ये सब कर लेंगे। साइन 91 होता है, क्या बचा भाई? म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हमने फिर से इसको सिंप्लीफाई किया, फर्दर करेंगे, एक आर तो यहां से कट गया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन, अब आर की वैल्यू पुट कर दिया, तो आर की वैल्यू रूट में थी, स्क्वायर में क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा। यहां तक कोई डिफिकल्टी हुई क्या किसी को? लेकिन सर ये जो भी आप निकाल रहे हो ये तो सिर्फ और सिर्फ डीबी निकाल रहे हो। डीबी मतलब आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हो, आपने सिर्फ एक छोटा सा क्या ले लिया है? एलिमेंट, और उस एलिमेंट को निकाल रहे हो, है ना। मैंने मैग्नेटिक फील्ड की बात करी थी कि मैं पूरे का निकालूंगा, चीटिंग नहीं कर दी मैंने तो सिर्फ टुकड़े का निकाला। तो होना क्या चाहिए ऐसे केसेस में? क्या सीखा, इतने दिन से पढ़ रहे हो, तो जब हम पूरे हिस्से का ना निकालते, छोटा सा निकालते, हम एडिशन करते हैं, राइट। हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट है तो हम करते हैं क्या? हम रेट डिसाइड कर लेते हैं कि हर बार हम इतना ही बड़ा टुकड़ा लेंगे और हम अलग अलग पोजीशन पर लेकर के उसको, तो अगर इसको कहते हैं, इसी को तो लिमिट कहते थे, याद है। तो यहां से अगर मैं चलूंगा वापस यहां आने में कितना मुझे लेंथ कवर करना पड़ेगा, आप बताइए मुझे। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड सरकमफरेंस, सरकमफरेंस कहते हैं। तो क्या होगा बताओ लिमिट, तुम लोग बताओ। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? अरे आता है, मुंह से बोलो, आवाज आनी चाहिए ऐसे। 2 पाई आर होता है, वेरी गुड, है ना। देखो सबको आता है। आर क्या है? रेडियस सर ए है, तो 2 पाई ए हो गया ना। लिमिट क्या होगी? तो स्टार्टिंग पॉइंट 0 हो गया और पूरा कवर करेंगे तो 2 पाई ए हो जाएगा। वेरी सिंपल, तुम्हें आता है। देखो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इस पे आऊंगा, पहले इधर आते हैं। देखो मैंने फिर से 2 एलिमेंट ले लिया, ठीक है, और मैंने एक दूसरे का अपोजिट लिया, तो मतलब सेम एंगल पर होंगे, दोनों परपेंडिकुलर होंगे। अरे भाई ऊपर वाले के लिए सिखाया था, तुम नीचे वाले के लिए कर दो। तो ये नीचे नहीं आ रहा है, इसका सर्कल कैसे आ रहा होगा? इस तरीके से, समझ में आ रहा है। और इसका रिंग कैसे बन रहा होगा? इस तरीके से। तो इसलिए ऊपर जा रहा है और इसलिए, तो ये सारी बातें हम लोग ने बहुत मेहनत करके पढ़ी हुई है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को याद है। अभी इसको देखो आगे हाईलाइट करते हैं, तो वापस से आते हैं। क्या ये बात हम लोग को दोबारा पढ़ने की जरूरत है क्या? ये मैंने समझा दिया, ठीक है। इस पर कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं हम लोग आएंगे सीधे इस पर जो मैं बता रहा था। मैं क्या आपको सिखा रहा था कि अब हम लोग इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, समझ में आ गया। ये एलिमेंट दिख गए, ऐसे ही सारे एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो अगर अब मैं यहां पर आऊं बच्चे, और मैंने ये एंगल कितना ले लिया? थीटा। इज इट ओके? ये तुम्हारा 90 है, राइट। ये 90 प्लस थीटा हो गया, रिमेनिंग एंगल यहां आएगा। पूरा एंगल स्ट्रेट एंगल में आई थिंक 180 होता है। ये सीधा एंगल दिख रहा है, ये पूरा एंगल कितना होगा? दिख रहा है ना। तो वी कैन इजिली मेक सम एंगल हियर, है ना। तो अगर हम यहां से एक ऐसे परपेंडिकुलर बनाए, तो ये एंगल, ये भी पूरा हो जाएगा 90, हो जाएगा ना 90। देखो ध्यान से, ये क्या बचेगा बताओ? 180 माइनस 90 प्लस थीटा, दिस बिकम्स अगेन क्या? 90 माइनस थीटा। इज इट ओके? तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है, मैंने वाई एक्सिस बना दी, तो वी नो दैट दिस टोटल एंगल इज 90, दिस टोटल एंगल इज। ये सब करना ना बहुत आसान होता है। हम लोग ना इसको बहुत ज्यादा फोबिक हो जाते हैं कि बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, बहुत आसान है। अब बता मुझे, ये 90 माइनस थीटा, इतना एंगल निकालना है तुझे, ये वाला एंगल निकालना है, तो तू 90 में से ये घटाएगा तो बचेगा क्या? प्लस थीटा। करके देख लो ना। 90 माइनस 90 माइनस थीटा, ब्रैकेट खोलेंगे तो 90 माइनस 90 कट गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? तो बचेगा क्या बेटा? तो क्यों रटना है? आसान नहीं है ये, तो बहुत आसान है। तो एक बार समझ लो, ये सब बेसिक मैथ की चीजें हैं, हम लोग एक ही बार करते हैं, दोबारा कभी नहीं करेंगे।
अब इनकी जरूरत नहीं है, हमने ये एंगल यहां दिखा दिया, समझ में आया? इसलिए कहता है इसकी बात में बाद में करूंगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम लोग यहीं से कर लेंगे, ठीक है? इज इट क्लियर? दिस इज एंगल बिटवीन, सर ये हाइपोटेनस जो आप बना रहे थे, कनेक्टिंग पॉइंट P है, P को पॉइंट कनेक्ट कर रहा है ये पोजीशन वेक्टर, और हमारे एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है। तो बट हम लोग रटते आए हैं ना कि डीएल और आर के बीच का एंगल थीटा होता है, ये कंफ्यूजन होती है, मैं जानता हूं ये, तो उसको इसकी जरूरत अभी पड़ेगी नहीं हम लोग को, क्योंकि वो हम लोग ने ऑलरेडी कैसे कर रखा है भाई, 90 डिग्री, वो कितना है 90, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ जाए। तो देखो यहां पर, तो यहां पर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे जब, तो हमें क्या मिलेगा भाई, देखो यहां पर ये हमारा एंगल थीटा हो गया, तो सेम वही एंगल यहां भी आएगा थीटा, तो डीबी का एक क्या बन जाएगा बेटा, डीबी कॉस थीटा, यहां भी क्या जाएगा डीबी कॉस थीटा, एंड ये हो जाएगा तुम्हारा डीबी साइन थीटा, और नीचे से भी एक आ जाएगा डीबी, ध्यान रखना कि एंगल कौन सा है, एंगल ये वाला लिया हुआ है, ठीक है? तो नाउ वी हैव वन मोर अंडरस्टैंडिंग कि सब जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, छोटे छोटे कंपोनेंट्स, उनका एक कंपोनेंट तो कट जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के वो हमेशा अपोजिट हो जाएंगे, समझ में आ रहा है? तो ये डीबी कॉस थीटा इसको काट देगा। जैसे सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये कैसे पढ़ा रहे हैं, कट जाएगा, कुछ भी बता दे रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं, है ना? सर्कल की एक बड़ी ही यूनिक प्रॉपर्टी है, कोई भी एलिमेंट आप ले लें बेटा, उसके जस्ट सामने आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा, कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, उसके जस्ट सामने आपको एक, इससे होगा क्या, क्योंकि करंट की डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक डायरेक्शन ले ली, ये डायरेक्शन ले ली, ठीक है? अभी मैंने आपको दिखाया था, मैं अब ये प्रूव भी कर देता हूं, ये रहा मेरा एक टेंजेंट, एक रहा ये टेंजेंट, जस्ट अपोजिट वाले फोकस करना। तो राइट हैंड थंब रूल कह रहा है, इसमें देखो क्या आ रहा है, डॉट, इसमें डॉट आ रहा है ना, बाहर आ रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें नीचे से जा रहा है, लेकिन दोनों की जो रिंग बनेगी, ये रिंग ऊपर जाएगी और ये रिंग, तो अगर कोई पॉइंट P बाहर है, मान लो यहां कोई पॉइंट P है, तो एक में डीबी नीचे जाएगा और एक में डीबी, ये हमेशा होगा, बार बार नीचे और ऊपर होगा। इससे क्या होगा, दो एरो बनेंगे, एक ऊपर और एक, क्योंकि ये पॉइंट हमारे सर्कल के बाहर है। सोचो एक रिंग ऐसी आ रही है, देखो ध्यान से मैं बना के दिखाता हूं, ये एक बड़ी सी रिंग है, ये इस तरीके से जा रही है, ठीक है? ऊपर वाले की वजह से, नीचे वाले की वजह से एक रिंग ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है? दिख रहा है तुमको? तो ये जो ये लाइन है, यही तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वही डीबी उसी को तो रिप्रेजेंट करता है ना। तो अब सोचो ना, यहां पे टैंजेंट बनाएंगे तो एक ऊपर बन रहा और एक, सिमिलरली कोई और आपने कंपोनेंट ले लिया तो उसका रिंग ऐसे अंदर की तरफ जा रहा होगा और उसका एक रिंग बाहर की तरफ आ रहा होगा, तो यही डीबी एक बाहर ऐसे होगा और एक अंदर ऐसे होगा। उसको भी रिजोल्व करोगे, उसका भी साइन बनेगा, उसका भी कॉस बनेगा, और क्योंकि सबकी दूरी बराबर है तो आर के साथ जो एंगल बनेगा, ये जो थीटा है, ये बदलेगा क्या? ये थीटा बदल जाएगा क्या? नहीं, बिकॉज ये फिक्स्ड है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी छोटी छोटी बातें ना, हम लोग इस पे कंफ्यूजन हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसको एक बार अच्छे से समझ लेना है। समझ में आ गया क्यों बार बार ये डीबी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कटेगा? थीटा मैंने जो एंगल लिया है, ध्यान देना कि हम लोग थ्योरम में भी थीटा लेते हैं, यहां पर थीटा बदल गया है, थीटा इज एंगल बिटवीन माई आर एंड एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है? तो ये छोटी सी बात है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन इसमें आता है, ठीक है? ये हो गया, तो क्लियर हो गया, डीबी साइन थीटा हर कंपोनेंट का ऐड होगा, और अगर मुझे टोटल निकालना होगा तो मैं ये नहीं कह सकता क्या इंटीग्रेट कर दो डीबी साइन थीटा। ये बात सही है गलत है? क्योंकि जब हर बार मुझे डीबी साइन थीटा ही लेना है, तो हर कंपोनेंट का मैं डीबी साइन थीटा ऐड कर दूं, और ऐड कितना करूंगा, 0 से, तो मुझे क्या टोटल नहीं मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड? समझ में आ रहा है कि नहीं? यही बनाना सबसे बड़ी बात है, बाकी सब चीजें तो हो जाएगी। यही लिखा हुआ है कि भैया एक्स एक्सिस वाली तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐड हो जाएगी, लेकिन वाई एक्सिस वाली मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैंसिल हो जाएगी, इसीलिए क्या लिखा गया है, 0। समझ में आ गया बच्चे? तो इसीलिए बी टोटल बनता है, बी टोटल बनता है बी एक्स प्लस बी वाई, बिकॉज बी वाई 0 है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ एक्स की बात। तो यहां से इसको समराइज कर दिया, तो यहां से क्या आ गया, डीबी निकालना है तो डीबी साइन थीटा कर लो, वैल्यू पुट कर दी पीछे से निकाल के सारी, और फिर इंटीग्रेशन लगा दिया, है ना? तो इस पे क्या लगेगा, इंटीग्रेशन। तो यहां जब आप लगा देंगे इंटीग्रेशन, साइन थीटा भी निकाल देता हूं। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, थीटा के सामने एक साइड परपेंडिकुलर और दिस इज हाइपोटेनस, तो साइन थीटा क्या होगा भैया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज ए रेडियस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इज इट ओके? समझ में आ गया? हम ये पुट कर देंगे।
तो जब हम ये पुट कर देंगे तो यहां पर ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर था, ये मैं दिखा देता हूं करके ये कैसे हुआ। तो हमारे पास डीबी का फॉर्मूला पहले से था, डीबी का फॉर्मूला पीछे निकाल के दिया हुआ है ना, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और फिर जाएगा आई डी एल, है ना। तुम लोग को एक बार और रिवीजन करा दूं, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। डीएल क्रॉस आर किसको अभी भी दिक्कत है, डीएल क्रॉस आर समझ नहीं आ रहा है। डीएल क्रॉस आर में जो एंगल लिया था दैट वाज sin 90, ठीक है ना, क्योंकि वो परपेंडिकुलर था, ठीक है। तो अब इसको वापस से आगे इसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर sin 90 यूनिवर्सिटी 1 हो रहा था, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, 2-3 बार ये आएगा तो पहले से क्लियर कर लेना, अगर ना आए तो फिर भी पूछ लेना, ठीक है। चले भाई आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां से तुम्हारा जो ये हो गया एंड देन अब उसी फॉर्मूले को, ये वाला जो फॉर्मूला बना था, ये देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट। इसी फॉर्मूले को बेटा हम यहां लिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में था ना। अब तुमने साइन थीटा जब मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा आएगा तो क्या लेके आएगा, ये रूट वाला लेके आएगा। अब मैं यहां लिख देता हूं, अगर इस पूरी वैल्यू को x मान लेते हैं तो एक लिखा हुआ x मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 1/2। बहुत बेसिक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इतनी बार बता चुका हूं कि मुझे इसका पेटेंट करा लेना चाहिए। m प्लस n करना होता है ना। तो 1 प्लस 1/2 करोगे तो क्या आएगा 3/2, और वही 3/2 यहां लिखा हुआ है यार, लेकिन हम लोग को समझ में आता नहीं है, फिर लगता है कुछ नया हो गया। समझ में आ गया, तो ये 3/2 है, ठीक है। तो ये करने के बाद अब नाउ वी आर रेडी फॉर द इंटीग्रेशन। तो यहां से करेंगे क्या, यहां से सिर्फ लिमिट लगा देंगे, समझ में आ रहा है। तो आप मुझे बताओ किस पर इंटीग्रेशन हो सकता है, इसमें कुछ चेंज होगा क्या, इसमें कुछ चेंज होगा क्या, नहीं। कांस्टेंट पहचाना सिखाया था ना मैंने, ये कोई चेंज हो जाएगा क्या, नहीं। ये चेंज होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ओके। बचा क्या सिर्फ, समझ में आ रहा है। तो जब भी हम इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव करते हैं तो आपको इतना बताया मैंने, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को काट देता है और जो भी लिमिट है वो लिमिट आप डाल दीजिए, तो सीधे आ जाएगा 2 पाई ए माइनस, तो बचेगा क्या बेटा, यही तो बचेगा। क्या ये डिफिकल्ट था, बस ये थोड़ा लेंदी है, इसको मेहनत करनी पड़ेगी। आप जो चीजें काट सकते हो वो काट दो, नहीं काट सकते उसको एज इट इज रखो। अब यहां दिख रहा है तुमको ये पाई से, समझ में आ रहा है, कुछ और नहीं कट रहा है इसमें। ये हो गया, ये तुम्हारा फॉर्मूला है ना। अब इसके आगे केसेस पढ़ेंगे, मतलब हमें डेरिवेशन घर पे जाके नहीं करना है, हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमें बस एक ही फॉर्मूला याद करना है कि सर्कुलर लूप है तो उसके द्वारा किसी भी उस सर्कुलर लूप के एक्सिस पर कोई भी पॉइंट, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, है ना, उस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर मुझसे कोई ये पूछेगा तो मेरे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये मेन फॉर्मूला है। इसके बाद स्टार्ट होता है केसेस, है ना। केसेस मैं पढ़ा रहा हूं आपको, just give me 1 minute। ठीक है, हम लोग अब इसी को केसेस वाइज पढ़ेंगे। तो अब यहां पर वही फॉर्मूला यहां लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब देखिए इसको ध्यान से, ठीक है, केसेस पढ़िए, ये फॉर्मूला हमने अभी बनाया है जस्ट, ठीक है। अब इसको आगे देखिए, अगर हम कह रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो किसने कह दिया मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर मेरी मैग्नेटिक फील्ड लूप के कारण मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैं कहूंगा यार मुझे ना मैक्सिमम और मिनिमम अच्छे से आता है। क्या सिखाया था, डिफरेंशिएट करो फिर इक्वल टू 0 कर दो, जिससे तुम्हें क्या मिलेगा, वो पॉइंट मिल जाएगा जहां पर मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। तो सिंपल डिफरेंशिएशन कर दो, है ना। अगर यहां डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे ये भी एक बात होती है। तो मैं कहूंगा भैया एक चीज बताओ ना, ये पॉइंट पी को आगे पीछे करूंगा तो क्या चेंज होगा, तो डी के रिस्पेक्ट में ही तो करेंगे, ठीक है। यानी कि जहां पर भी डी होगा उसका ही डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब तो कांस्टेंट है। जिसको इसको देख कर डर लग रहा है ना, मैं कर रहा हूं, कोई बात ही नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये हो गया, मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों करा, क्योंकि दोनों डी डी है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो बड़ा ही आसान है बेटा, पहले कांस्टेंट पहचान लिया करो। कांस्टेंट को करना क्या है, बाहर करना है ना, यही तो है, इतना ही तो है। अब ये डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर में लेके आओ, न्यूमरेटर में लेकर के आओगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस पावर क्या हो जाएगी माइनस। आसान है कि नहीं, मैंने क्या सिखाया है, मैंने चेंज ऑफ वेरिएबल पढ़ाया था ना। मैंने कहा था इसको देख के डरना नहीं है, आपको अपना वेरिएबल पे फोकस करना है, ठीक है। और फिर सोचना है कि भाई अगर ये पूरा डी होता तो क्या होता, है ना। तो आप वही
बार बार वही स्क्रिप्ट है, कुछ नया चेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है। इसको हमें इक्वेट करना है किससे, जीरो से। अगर हमें ये भी नहीं आता तो ये क्या, व्हाट इज दिस, अगर हम ये वाला करने में महारती हो जाए तो बेस्ट है, नहीं कर सकते हैं तो हम इसको कैसे करेंगे, इसमें से कॉमन क्या, अगर मुझे इसको कॉमन लेना हो और आसान करना हो तो क्या करूंगा बताओ। अगर मुझे इसको कॉमन लूंगा तो मेरा ये बायनोमियल लगा रहा हूं, बायनोमियल, इफ यू रिमेंबर दिस 1 प्लस एक्स की पावर n, इफ यू रिमेंबर दिस। और बायनोमियल हमेशा न्यूमरेटर में लगता है, तो 1 लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक कॉमन a, है ना, a स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे। तो जब हम a स्क्वायर, एक और स्टेप कर रहा हूं, तो अगर तुम a स्क्वायर बाहर निकालोगे तो मैंने क्या सिखाया था, जो निकालना वो निकालो, जो भी पावर है वही पावर उसको दे देना। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर -3, यही तो आएगा। और फिर अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन, ठीक है, पावर कितनी हो गई, ठीक है। अब अगर हम a की वैल्यू ज्यादा है तो अगर इसको ये करेंगे लेस देन 1 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो अब हम 1 प्लस एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। और ये आके -3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 - 10x हो जाएगा। तो अगर ये सारी चीजें आप कर पाए तो ठीक है, नहीं जो कर पाता, जो बच्चा कह रहा नहीं मुझे सबसे सिंपल बताओ, मुझे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाने आता, मेरे पास सिर्फ एक ही चीज आती है कि मैं बार बार स्टेप वाइज 1 2 3 कर सकता हूं, तो क्या करेंगे। तो अगर मुझे सिर्फ वो करना है तो सबसे सिंपलेस्ट क्या हुआ, फिर मैं कहूंगा कि आपके पास एक फॉर्मूला है, रिटर्न फॉर्मूला है, इसको एज इट इज रहने दो, इसको बस ऐसे लिख दो 1/a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर, इतना कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं ना। अच्छा, इसमें एक क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, एक हो जाएगा डिनोमिनेटर। जब भी हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला केस होता था तो वी विल डू ऑलवेज डिनोमिनेटर का स्क्वायर, उसको एज इट इज डिवाइड कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे, न्यूमरेटर को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। कितना आसान है, यहाँ u की वैल्यू 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, तो पहला वाला हिस्सा तो ऐसे ही 0 हो गया। अब करना क्या है, सिर्फ हमको 1 कॉमन लेना, देखो आंसर लिख रहा हूं, इसको देखो और आंसर लिखो, माइनस u क्या है 1 d बाई डी डी, है ना, और ऊपर क्या आएगा यहाँ पे बताइए, ये पूरा आ जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर, इज इट ओके, यही तो आएगा। और नीचे क्या आ रहा है, नीचे तो स्क्वायर स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो 3/2 में से 1/2 हट जाएगा, बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर, यही तो बचेगा। तो हम लोग ने अगर जैसे कुछ नहीं आता है तो बस वो देख देख कर भी करेगा तो इतना तो कर ही लेगा वो, ठीक है। वह हमें इतना करना नहीं है, बस पढ़ाने के लिए बता रहा हूं, फिर हम कभी भी नहीं करेंगे। मिला लो जला, पहले ये मिलाओ, देखो सेम है कि नहीं, ये वाला हिस्सा क्या हो गया 0, यही बचा है, यही लिखा है मैंने, यही लिखा है मैंने। कभी भी बेटा ना आप लोग जिनको नहीं आ रहा है, ये 3/2 हो, 5/2 हो, या फिर 7/2 हो, 9/, ऐसा कुछ भी लिखा है, अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे तो ये 1/2 हट जाएगा। अगर इसका मैं क्या कर दूं, स्क्वायर, तो बचेगा क्या 3, क्या बचेगा 5 7, समझ में आ रहा है। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, समझ में आ रहा है। तो स्क्वायर रूट हट जाना, जैसे ही स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट का काम खत्म हो जाता है, तो इसलिए वो नीचे जो नीचे क्यूब आ गया ना, वो क्योंकि 1/2 वहां से हट गया। चलो अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो जैसा कि मैंने सिखाया था अभी, देखो हम लोग पहुंचे वहीं, मैं आपको एक स्टेप में सिखा रहा हूं, ये इतना लंबा चौड़ा करे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो पहले क्या मान लेंगे, इसको डी मान लेंगे, फिर क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला जिसको याद नहीं है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर, ये फॉर्मूला याद है। देखो पहले एक स्टेप में हो रहा था, अब तुमने इतने लंबे स्टेप करे वहीं पहुंचे, तो क्या करोगे तुम, अगर मेरा वाला फॉर्मूला यूज करते तो यहां था ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर क्या थी, -3/, यही था ना। तो मैंने क्या सिखाया, चेंज ऑफ वेरिएबल, एज्यूम कर लो कि ये डी है, तो जब ये डी मान लोगे तो ये मैच कर गया, तो ये आ जाएगा -3/2 आगे आ जाएगा, और फिर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर क्या जाएगा, -3/2 माइनस, यही तो करते थे, ठीक। अब इसको फर्दर सॉल्व करिए, तो ये कितना आ गया, ये 5/2 दिख रहा है तुमको, तुम्हें यहां दिख रहा है -5/2 दिख रहा है, -5/2 कैसे भाई, 2 यहां मल्टीप्लाई करोगे, -3 -2 क्या जाएगा -5, ठीक। तो ये कितना आ गया, -3/2 इंटू 1/a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर, इज इट ओके। लेकिन क्या यहां डिफरेंशिएट खत्म होता है मेरा जो मैंने पढ़ाया है, नहीं, इसका क्या करते हैं, जिसको हमने माना है उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी अब किसको करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ पावर को नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ a स्क्वायर प्लस, तो जैसे ही करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2d,
अब पूरा मिला लो जरा, क्या लिखा है ये, 2D लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां आ रहा है कि नहीं तुम्हारा 5/2 दिख रहा है। अब तुम सारा सॉल्व कर लो, ये 2 से 2 उठ गया, -3D आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेन जो मैंने एक स्टेप में तुम्हें सिखाया था, ये मैंने जो यहां लिखा था भाई, इतनी मेहनत जो तुम कर रहे हो, क्या हम लोग एक स्टेप में नहीं कर सकते थे। बस थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है, अगर बेसिक मैथ अच्छा रहे तो हम लोग के लिए ये सारी चीजें, मतलब इतना टाइम वेस्ट हुआ, हमने फॉर्मूला पुट करा, इतनी मेहनत करी, सारा किया, उसके बाद वहीं पहुंच रहे हैं जो हम एक स्टेप में पहुंच सकते थे। समझ में आ रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो सकते हैं, कितने बुद्धू हो सकते हैं, ठीक है। तो जब मैंने पढ़ाया है तो मैंने दोनों चीज पढ़ाई है, आप चाहें तो इससे करिए, एक बार में खत्म करिए, या तो आप पूरी मेहनत करके यहीं पहुंचेंगे। मैं अब करके दिखा रहा हूं अपना वाला, तो मैं यही चीज आ जाता है वापस, क्योंकि मैंने दिखा दिया सोल्यूशन कि मुझे करना होगा, तो मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि तुम ये करो, टाइम वेस्ट होता है। एग्जाम में वैसे ही हम लोग के पास टाइम नहीं होता बच्चों। a² / 2, अब क्या जाएगा d बाई, ये जाएगा a² + 3/2। फटाफट करें, तो यहां से डायरेक्टली क्या लिख देंगे भाई, μ0 Ia²/2। देखो आ गया, ये देखो दिख रहा है। अब देखो ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट लगा लो। अब यहां से मेरा जो आएगा आंसर क्या आएगा, -3/2, -3/2 आएगा, सबका आएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा a² + d² पावर -5/2, है ना। चाहे तो इसको यहीं पे नीचे ना रख दे, सीधे इसको डिनोमिनेटर में भेज दो, तो ये हो जाएगा 1/a²+, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ, अब मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट होगा, है ना। और हम डिफरेंशिएट किसको करेंगे, अब a²+, ये पूरा ब्रैकेट यहां क्लोज होता है, ठीक। एक स्टेप और करेंगे और खत्म हो जाएगा। μ0 Ia² -3/2 1/a² + d² की पावर 5/2 मल्टीप्लाइड बाई, अब a कांस्टेंट है 0 और ये जाएगा 2d, है ना, तो मल्टीप्लाइड बाई, और हमारा काम खत्म। अब ये 2 × 1 = 2 दिख रहा है, सीधे हम आ गए वहीं पर, -3d μ0 Ia² अपॉन 2a² + d² पावर, समझ में आ गया। ये हमारा डिफरेंशिएशन हुआ, खत्म हो गया। तो यानी हम लोग यहां पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। अब इसको इक्वेट कर दो किससे, 0 से। तो जब हम 0 से इक्वेट करेंगे, देखो कैसे d = 0 आ रहा है। आप खुद देखो बेटा, ये 3d ऊपर लिखा हुआ है, बाकी सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा सब 0 हो जाएगा। तो -3d = 0 मतलब d = तो कह रहे हैं कि जब d की वैल्यू क्या होगी सर, तब हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। अच्छा d0 कहां होता है बताओ, ये पॉइंट P को हम कहां लाके रख दें, पॉइंट P जब हमारा कहां होगा, कौन सा कलर दिखेगा, ये कलर दिखेगा, जब पॉइंट P हमारा सेंटर पर होगा सर। यानी कि इतनी मेहनत करके अंत में ये डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन नॉलेज नहीं होता कभी आपको। तो अब तुमको पता है एक्चुअली कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है जब लूप के सेंटर पर कोई पॉइंट होगा, उसके बाहर जैसे ही जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटने लगेगी। यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहां होगी, जब डी की वैल्यू, जैसे ही डी की वैल्यू 0 पुट करोगे, इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन किया, अंत में यहां डी की वैल्यू 0 पुट करोगे, तो a² की पावर 3/2, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये बन जाएगा क्या भैया, a³। ऊपर क्या है a², तो यहां मैं कर दे रहा हूं आपके लिए, μ0 Ia² अपॉन 2a³। ये देखो यहां से बचेगा, मैच कर रहा है क्या, समझ में आया। तो नाउ यू नो कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड तो सेंटर पर ही होती है, जिसकी वैल्यू होती है μ0 I/2a। ये हम लोग ने थ्योरी में पढ़ा था, आज हम लोग ने इसका प्रूफ पढ़ लिया, कल पढ़ा था, ठीक है, कल पढ़ा था, आज इसको प्रूफ कर दिया, लिख लीजिए। समझ में आया। देखो थोड़ा है ये चैप्टर ऐसा कि दिमाग फेज आउट हो जाएगा, लेकिन थोड़ी हिम्मत रखोगे तो अंत में सब कुछ आसान लगेगा। डेरिवेशन एक भी करने नहीं है, सिर्फ समझना है कि कैसे कैसे काम कर रहा है। चले भाई आगे बढ़े।
अब ये दो अलग केसेस हैं। इसमें कह रहे हैं कि मान लीजिए कि पॉइंट पी बहुत दूर रख दिया हमने, वो रेडियस से बहुत ज्यादा दूरी पर रखा है, यानी कि ये जो दूरी है वो इतनी बड़ी है, मान लो ये 100 किलोमीटर है और ये 1 किलोमीटर है, तो 100 बड़ा ना, 1 से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ऐसे केस में हम ए को 0 मान लेंगे। जब हम ए को 0 मान लेंगे भैया, तो क्या जाएगा, डी क्यूब हो जाएगा। क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2d क्यूब। ये करके दिखा दो क्या, ए की वैल्यू आपको क्या करना है, 0। जब 0 पुट करेंगे तो ये जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू, ये 0 हो गया भैया, तो डी स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, 3 बाई, और अभी सिखाया था मैंने, जब भी स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर रूट को काट देगा, तो बचेगा क्या, ये स्क्वायर इससे कट गया तो बचा 3, यानी आएगा क्या, ये आएगा कि नहीं आएगा, डी क्यूब। इसी प्रकार से अगर हम डी को इंक्रीज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हमेशा डिक्रीज करेगी। जब डी इंफिनिटी पे हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 की तरफ बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि जितना डिनोमिनेटर बढ़ेगा उतनी वैल्यू घटेगी। ठीक है, ये क्या होता है, इसको कहते हैं बी एक्स कर्व। क्या कहते हैं, बी एक्स कर्व। एक्स क्या होता है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसकी हेडिंग ऐसे चाहे तो लिख लीजिए, बी एक्स कर्व कहते हैं भैया इसको। ठीक है, अच्छा ये बताओ यार, लूप के चाहे मैं राइट साइड भागू या मैं लेफ्ट साइड भागू, मैग्नेटिक फील्ड तो घटेगी ही ना। ठीक, तो ये क्या है, ये फिगर देखो पहले, ये दोनों पॉइंट इक्वल दूरी पर है, ये भी उतनी दूरी पर है जितनी दूरी पर डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, मतलब डायरेक्शन तो आप देख सकते हो माइनस डी प्लस डी। लेकिन अब लूप ये दिख रहा है तुमको, एक ही लूप है, लूप के एक राइट साइड जा रहे हैं, एक लूप के, तो वेरिएशन जो मैग्नेटिक फील्ड में दिख रहा है आपको डिक्रीज हो रहा है। मैक्सिमम कहां पर है, सेंटर पर। जैसे जैसे पोजीशन बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। क्या ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है, आंसर इज नो। कैसे सर, आपने ये जो इतने फॉर्मूले पढ़ाए इन सब में आपने दिखाया है कि पोजीशन स्क्वायर टाइम्स है, देखिए ना स्क्वायर टाइम्स है ना, तो रिलेशन ही लीनियर नहीं है। तो ये कैसा रिलेशन है, एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। एक्सपोनेंशियल वर्ड में मत पढ़ो, ये समझ लो कोई चीज अगर कांस्टेंट रेट पर ना घटे, जैसे मान लो पहले वो 2 पॉइंट घट गई, फिर बाद में वो 4 पॉइंट घट गई, फिर सडनली 16 पॉइंट घट गई, तो ये क्या है, दिस इज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वर्ड होते हैं सिर्फ, कहने का मतलब यही है, मीनिंग इतनी है कि रेट ऑफ डिक्रीज बहुत सडनली चेंज हो जाए। देखो यहां पर देखो बहुत ही शार्प चेंज दिख रहा है, देखो यहां पर और यहां पर बहुत कम डिफरेंस है, यहां पर ज्यादा डिफरेंस है, और यहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दिख रहा है। तो सडनली ये वैल्यूज बहुत तेजी से डिक्रीज हो रही हैं, और जैसे जैसे देखो हम इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये 0 की तरफ बढ़ेगा, और 0 की तरफ आके क्लोज टू 0 ये कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये ग्राफ का मतलब बस यही होता है कि ये दिखा रहे हैं कि सिमेट्रिक होगा, दोनों तरफ चेंज एक ही रेट पर आएगा, जितनी रेट पे उधर घट रहा है उतनी रेट पर इधर भी घटेगा। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से आपकी ये bx कर्व होता है। समझ में आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड यूजिंग राइट हैंड ग्रिप रूल, ये तो बता दिया, राइट हैंड कर्ल बताया था ना मैंने आपको, तो आप कभी भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो बोथ साइड। अच्छा, जिसको कुछ नहीं आता वो इतना कह देगा सर दोनों पॉइंट पे अगर इक्वल डिस्टेंस पर है सेंटर पर, तो एक पर डॉट होगा दूसरे पे क्रॉस होगा, तुक्का भी मार देना तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड है तो दोनों पे नेचर अलग अलग आएगा। ठीक है, अगर हमें अभी चेक करना हो राइट हैंड ग्रिप रूल से ही करना है, अगर ये रहा हमारा टेंजेंट, तो ये दिख रहा है कि यहाँ पर अपवर्ड जा रहा होगा, राइट, तो अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये डॉट हो गया, और ये घूम करके यहां पर क्या आएगा, नीचे, ही तो क्रॉस हो गया। सिंपल है। ठीक है, तो किसी भी समय अगर हमें ये बताना हो कि यहां क्या था, ये कह देंगे डॉट, और यहां कह देंगे, एक ही निकालना होता है बेटा, एक आपने निकाल लिया दूसरा ऑटोमेटिक आपको पता है। ठीक है, तो दोनों अपोजिट होंगे। ठीक है, डन। ये क्वेश्चन करो पहले, ये करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, सब लोग करो अपने हिसाब से जो भी तुम्हें लगता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस कितना ले लिया, ए, रेडियस कितना है, ए, फिर कह रहे हैं करंट उसमें आई फ्लो कर रहा है, करंट कितना है, आई, कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट √3, जानबूझ करके रूट दिया है, कह रहे हैं पॉइंट पी की दूरी कितनी है, √3a, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली। वो फॉर्मूला याद है जिसने ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करते थे, तो डी क्या है, तो लिख लो ये, दिस इज योर डी, फॉर्मूले में, जिसको फॉर्मूला याद है फॉर्मूले से करेगा। फ्रॉम द सेंटर ऑन एन एक्सिस पासिंग टू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो सारी बातें ठीक है, मतलब एक्सिस पे लाइन करता है, और ये एंगल कितना होगा, दिस इज 90।
बाकी सब आप सोचिए, मुझे बस जानना है कि इस पॉइंट पी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बस। तो करके बताओ, फॉर्मूला देखना हो तो बताओ, दिखा दें। फॉर्मूला क्या था, कोई बताएगा? हाँ, फॉर्मूला क्या था? बी एक्स क्या बी हो गया, चलो बी एक्स बता दो। आई ये ए स्क्वायर होगा क्या? करो, सॉल्व करो। आज हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये एम्पियर सर्कुलर लॉ हो जाए। थोड़ा जल्दी करना है ना। अगर मैं कॉयल नहीं पढ़ाना चाहता अलग से, अगर किसी ने कह दिया ये जो एक सिंगल लूप है इसमें अगर 10 नंबर ऑफ टर्न्स है तो क्या चेंज करोगे फॉर्मूले में? सोचो थोड़ा सा ना, तुरंत अभी ये खत्म हो जाएगा एक टॉपिक। अगर बेटा ये लूप होता, चलो ठीक है एक बार सुन लो, फिर आ जाएंगे, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। अगर ये लूप होता, ये सिंगल है, एक ही चक्कर है, तो ऐसे 10 होते और फिर मैं इसी पॉइंट पी पे निकालने कहता, तो इस फॉर्मूले में चेंज करना होगा तो क्या चेंज करोगे? नंबर ऑफ टर्न्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, बस इतना ही करोगे। समझ में आ रहा है? तो अलग से एक टॉपिक नहीं पढ़ने की जरूरत है। अगर किसी ने कह दिया कि ये लूप जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसी फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, सिर्फ एक, इतना ही करना है। ठीक है, बहुत नया कुछ नहीं पढ़ना है, स्पेशल नहीं है। तो एन की वैल्यू अभी क्या है, 1, तो अभी 1 के हिसाब से पढ़ रहे हैं। चलिए ये खत्म करते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं, बस वैल्यू पुट करनी है। तो जरा वैल्यू पुट करते हैं भाई, क्या करना है बताओ, कैसे कर दूं? म्यू नॉट आई, अच्छा ए तो ए ही रहेगा, जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ कर लो, कोई मतलब नहीं, इधर कुछ करना ही नहीं है। तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन, अच्छा ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहेगा, और डी की वैल्यू क्या है, √3, तो √3 तो 3 हो जाएगा, लेकिन ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है ना। खत्म हो गया बेटा, देखो इतना ही तो करना था। तो यहां से आ जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4 का रूट करोगे तो 2 बाहर आएगा, ए स्क्वायर का रूट करोगे तो ए बाहर आएगा, उसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो 2 का क्यूब करेंगे तो मैं बहरहाल लिख देता हूं 2a की पावर 3। बहरहाल ये इतना ही आसान था। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, 2 का क्यूब होता है 8, 8 दूनी होता है 16, 16 हो गया, और ये हो गया ए क्यूब मेरे भाई, यहां से एक ए बचेगा। तो आई थिंक आंसर इज डी ऑप्शन इज करेक्ट ना। यही तो ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों का आ गया था, नहीं आया था, बहुत गलत बात है भाई, वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन था ये। ठीक, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है घर पे जाकर के। मैं ये फॉर्मूला बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है बोलना पड़ेगा। ये होता है m×n। ठीक है मेरे भाई, अगर किसी का भी पावर ऐसे लिखा है 3/2, वो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है,
x की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, यानी कि वो लिखा हुआ है x की पावर 1/2 का होल ब्रैकेट 3। तो मैं यही कर रहा हूं कब से, जैसे ही एक्स स्क्वायर में आ रहा है, ए स्क्वायर की पावर 3/2 थी तो ए स्क्वायर का रूट निकाल लिया, ए आ गया, उसका जो भी पावर बाहर है, तो मतलब अभी भी मैंने यही किया है। अंदर आया था 4a², तो 4a की पावर 1/2 क्या होगा भैया, 4 का रूट 2 हो जाएगा और a स्क्वायर का a हो जाएगा, तो बचा 2a। अब उसके बाहर था ये क्यूब, तो मैंने क्यूब कर दिया। समझ में आ रहा है? दिस इज वेरी वेरी सिंपल थिंग, बट ठीक है, कोई बात नहीं, विल मूव फॉरवर्ड। अब मैंने जो बात बताई ना, अब ये आपको अप्लाई करनी है। मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ा दिया आपको कि वही सेम क्वेश्चन है, बस लूप बढ़ा दिया इस बार। इस बार एक टर्न नहीं है, इस बार कितने टर्न है भाई? तो पूरे फॉर्मूले में अगर कोई मुझसे कहेगा इसका फॉर्मूला नहीं आता तो मैं उसको मारूंगा। क्या हो जाएगा, बी एक्स या फिर बी टोटल, क्योंकि बी वाई जैसी कोई चीज होती नहीं है। दैट विल बी म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन, बताओ, 2a² प्लस d² पावर, इज इट ओके? अब बाकी सारी वैल्यू आप निकाल के पुट करिए और सॉल्व करिए। तो वेरी टाइटली बाउंड सर्कुलर कॉइल विद 200 हैज अ रेडियस, रेडियस कितना, ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर में दी गई है भैया, ध्यान देना, है ना। मैं नहीं बताने वाला कि सेंटीमीटर को मीटर में करना है कि नहीं करना। कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, ठीक है। अब भैया ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो क्या आप करेंगे कि नहीं करेंगे ये आप सोचें। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर along the axis of coil will the magnetic field drop to half its value at center? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनो, मैं बता रहा हूं। इस बार बदमाशी की गई, तुमसे कह रहे हैं डी निकालो, अब कह रहे हैं कि भाई सेंटर पे जो है वो तो तुम्हें निकालने आता ही है, वो तुम निकाल लोगे, है ना। वहां क्या उस फॉर्मूले में, फॉर्मूला जिसको याद नहीं है, बी एट सेंटर फॉर कॉइल लिखवा रखा है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, यही तो फॉर्मूला है। तो ठीक है, कह रहे हैं कि भैया ये निकाल लेना। फिर कह रहे हैं कि हम किसी पॉइंट पी पे चले गए, मान लीजिए उसकी दूरी कितनी है डी, तो कह रहे हैं लेकिन यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बी नॉट का आधा होगा। तो कहीं ना कहीं तुमको ये ऑलरेडी दिया गया है, समझ में आ रहा है। नाउ दे आर आस्किंग दैट कि बताइए डी की वैल्यू क्या है। तो ये वैल्यू भी पता है और ये फॉर्मूला भी पता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे करेंगे। और हमें पूरा रीअरेंजमेंट करके हमें डी निकालना है। हमें क्या निकालना है, करो मेहनत। ये मेहनत करवाने वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन जिसको डर लगता है उसकी तो नानी लग जाएगी इसमें, है ना। नानी याद आ रही है तुम लोग को, इसमें बड़ा ही घुमाएंगे गोला गोला। नकुल, तुम्हारी बारात जा रही है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ढोलक बज रहा है, क्यों जा रही कि नहीं जा रही? मैं थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूं तुम्हारी, ठीक है। बी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू बी सेंटर का आधा, ठीक है। बी एट पॉइंट पी विल बी गिवन बाय म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2a² प्लस, है ना, सही लिखा ना मैंने, वही लिखा बेटा वापस, ठीक है। सेंटर क्या होता है, 1/2 इंटू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, ठीक है। अब मैंने ये क्यों लिखा, ताकि तुम लोग की थोड़ी सी मैं हेल्प कर सकूं, ठीक है भैया, दिखा कुछ फायदा। अब ये क्या हो जाएगा, अब जो चीजें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो कर लो, सबको न्यूमरेटर में ले आओ। ये हो जाएगा तुम्हारा 2a³, ये 2 इंटू ए, इधर आएगा a² था, इसको इधर भेज दो, इधर क्या बचेगा,
ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तुमने नोटिस नहीं किया, मैंने एन की पूरी पूरी जो एन रखनी थी हमें, नंबर ऑफ टर्न ही गायब कर दिया, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ए की वैल्यू बच्चे दिया गया है, यानी वैल्यू पुट करनी है आपको। पावर का इनवर्स लेना जिसको आता है वो कर लेगा। मैंने ये बेसिक मैथ में सिखाया था कि इधर की पावर उधर भेजनी हो, उधर की पावर इधर भेजनी हो, तो उसका उल्टा हो जाता है मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसको करूं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसकी पावर मैंने इधर भेज दी, तो क्या हो जाएगा 2a का क्यूब की होल पावर 2 ठीक। अब सिंपल है, वो पीछे फॉर्मूला लिखा था x की पावर m का होल पावर n, तो ये ब्रैकेट के अंदर है, पावर खोलूंगा ब्रैकेट तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो दिस बिकम्स व्हाट, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई a की पावर क्या थी, क्यूब थी, है ना। a की पावर कितनी थी, क्यूब, मल्टीप्लाइड बाई व्हाट। ये कटा कि नहीं कटा। तुम लोग बेसिक मैथ को जितना हल्के में लेते हो, वो तुम्हारा एकदम जैसे होता है ना हॉरर मूवी की तरह, ये डरावना सपना है, ये पूरे पूरे फिजिक्स में भरा पड़ा है, तुम लोग कितना ही भागो। अब देखो और आसान करके दिखाता हूं तुम्हें। अरे सर ये क्या हो गया, ये तो 4 का क्यूब रूट हो गया, और क्वेश्चन में दिया था क्यूब रूट ऑफ 4। लेकिन कितने लोग यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, उनको लग रहा है क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ये आपका दिमाग है जो कह रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है। अब इधर क्या बचा, देखो यहां पर ध्यान से, 4 का क्यूब रूट करेंगे, वैल्यू दी गई है ना, उठा के पुट कर देंगे, तो 1.587 ए स्क्वायर, इधर क्या है ए स्क्वायर, इसको इधर भेज दो। तो फाइनल आंसर विल बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1.587 ए स्क्वायर माइनस that is equal to 0.587 a square. This is equal to what, a square. Put the value of a, है ना, खत्म करो सॉल्व करके यार। तो अगर तुम चाहो तो d को इस समय स्क्वायर रूट लगा के खत्म कर सकते हो, तो d क्या हो जाएगा भाई, रूट ऑफ 0.587 इंटू ए स्क्वायर, है ना। What is the value of a? A is in सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं ना, 1 सेंटीमीटर 100 मीटर होते हैं ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उल्टा बोल रहा हूं, है ना। तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और 10 की पावर -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 की पावर -2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर में आपको आंसर मिलेगा 7.66। अब ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। ये बहुत ही आसानी से हो सकता था, मैं सोचता था कि अगर तुम लोग नहीं कर पाओगे तो कैसे करें, इसको राउंड ऑफ ही करके मुझे आंसर दिख रहा है। अरे 0.5 तो देख लेते हो ना, 0.5 क्या 1/2, 1/2 क्या होता है 1/√2, 1 डिवाइड बाई 1.414, √2 का क्या होता है स्क्वायर रूट 1.414, तुम करोगे तो 0.7 कुछ आएगा, डिवाइड करोगे अगर 1 को। अब वो 0.7 आ रहा है, इधर क्या बच रहा है तुम्हारा 0.7, और इधर तुम्हारा आ जाएगा 10 की पावर -1, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा ए के रूप में,
अगर वो मीटर में रखोगे तो क्या जाएगा 10 की पावर -1, यही तो आएगा। और अगर सेंटीमीटर में रखोगे तो तुम उसको सेंटीमीटर एज इट इज छोड़ सकते हो। तो जैसे 0.7 आया, तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे, एक ही तो ऑप्शन है, मतलब कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। समझ गए? थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, मतलब ऐसे एग्जाम के, मैं हमेशा एग्जाम के पॉइंट में, मैंने कितनी बार बोला है कि ये मुझे 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट में करना है, तो मैं तो भैया नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो, तुम एक पन्ने में करना सोल्यूशन, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आंसर भी चाहिए, 4 नंबर मेरे होने चाहिए ना। तो मैंने उसी को सोचा कि भाई देखो एलिमिनेशन प्रोसेस सिंपल है, हम बाकी सारे प्रोसेस सही करके आ रहे हैं ना, यहां तक आ गए, यहां तक आ गए, एंड मुझे यहां दिख रहा है बार बार कि ये तो बाहर आ गया और आंसर सेंटीमीटर निकालना है, तो मैं क्यों चेंज करूं, मैं सेंटीमीटर में छोड़ दूंगा ना इसको। और ये 0.5 पे मैंने फोकस कर दिया, तो मैंने कहा 8 से हटाओ, 0.5 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 1/√2, तो यानी कि क्लियर कट बात है, a इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 1.414। तो जैसे ही मैं करूंगा, अगर मैं 1.4 को भी राउंड ऑफ कर दूं, चलो, तो वो 1.5 हो जाता है। दिख रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है। तो भी मेरा आंसर देखो 6 के ऊपर आ रहा है, 6 के ऊपर आएगा तो इसमें से कोई नहीं मैच करेगा, सिर्फ 7 ही तो है, क्योंकि मैंने बड़ी वैल्यू ले ली। मेरी वैल्यू 1.4 थी, मैंने उससे बड़ा माना ना, 1.5 क्यों माना, ताकि 3/2 हो जाए, और फिर मैं डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा। तो जब मैं डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा तो ऐसा कुछ दिखेगा, ये 2 ऊपर आ गया, तो 20 डिवाइड बाई दिख रहा है 6.66, ये हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने क्या सिखाया था, जब भी बड़े नंबर से डिवाइड करना तो जो आंसर आ रहा है उससे बड़ा वाला ऑप्शन सेट करना है। तो अगर किसी ने सबसे सिंपल सोचा इससे बड़ा आएगा तो यही आएगा ना, 6 से बड़ा यही तो हो सकता है, क्योंकि हमने बहुत बड़ा मार्जिन तो लिया नहीं, 8 पे पहुंच जाएंगे नहीं, मतलब जो सबसे कम दिमाग लगाएगा उसके लिए। लेकिन कोई अच्छे से कर दे, अगर 1.4 से डिवाइड करे तो कभी गलत नहीं होगा, वो सीधे 0.706 आएगा। अगर 1 को डिवाइड करते हो, 1 is divided by √2, you will get 0.706, and when you will multiply it by 10, you will get 7 point। अब बताओ, मतलब लोग कहते हैं ना ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में स्किप करने चाहिए, मैं कहता हूं कैसे स्किप करोगे भाई, जब मैंने इतना चीख चीख के तुमको बेसिक मैथ पढ़ाया है, तो बेटा जब दुनिया स्किप करेगी तब तुम सॉल्व कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितनी प्रैक्टिस करते हो। हमने तो पढ़ा दिया लेकिन ज्ञान कितना भी हो, जब तक इस्तेमाल नहीं होगा तो कोई मतलब, ठीक है। तो ये है तुम्हारे सामने कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने बैच लगा हुआ है, आप ये कर सकते हैं और टाइम के अंदर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तुम वो मत देखो जो सब देख रहे हैं, तुम्हें आसान देखना है, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, बेसिक मैथमेटिक्स वेक्टर पढ़ाया है ना मैंने, उसको जितना घोट के पी जाओगे उतना ऐसे क्वेश्चंस कर ले जाओगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चले भाई, नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पियर सर्कुलर लॉ। हमने गॉस लॉ पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी पढ़ा है ना, तो गॉस लॉ से ही इंस्पायर होकर के ये लॉ बना हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसमें क्या है, जो लाइन इंटीग्रल है तुम्हारा, अब क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, उसमें क्या होता था याद है, ये होता था, इफ यू रिमेंबर, है ना, और कहते थे ये बराबर होगा क्या, बताओ, Q अपॉन, ये है गॉस लॉ, इसी से इंस्पायर्ड है। इस बार हम एरिया का इंटीग्रल नहीं ले रहे हैं, इस बार हम लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं, एक इमेजिनरी कर्व ले रहे हैं जिसके अंदर सारे के सारे करंट आपके फ्लो हो रहे हैं। मतलब कभी भी तुम्हें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है वो कैसे होती है, एक वायर केस होती है ना, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो मैंने क्या किया, सारे वायर्स के बाहर बाहर मैंने इस तरीके से एक लूप बना लिया, और इस लूप की कुछ लेंथ होगी, है ना, इसमें एक एलिमेंट ले लिया मैंने, कितना, DL, कुछ ना कुछ रह ही जाता है यार, देखो इतना सब सही कर दिया था मैंने। तो ये तुम्हारा हो गया बेटा लाइन इंटीग्रल, ठीक है, हो गया। तो देखो यहाँ DL ले लिया मैंने, है ना, ये क्या है, जो मैंने इमेजिनरी लूप लिया है, वहां पे भी गॉसियन सरफेस लेते थे, इफ यू रिमेंबर, यहाँ पर क्या आ गया, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालनी होगी तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट क्या, ये जो आपने लिया लाइन इंटीग्रल, जब इसका हम क्या करते हैं, अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ, क्लोज पाथ जरूरी है, देखो ये क्लोज पाथ होना चाहिए, ठीक है, तो इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट क्रॉसिंग द इनक्लोज्ड एरिया। तो कह रहे हैं कि ये जो भी लूप तुमने लिया ना, इसके अंदर से जितने भी करंट फ्लो कर रहे हैं उसको, उसका सम करो और मल्टीप्लाई कर दो किससे, म्यू नॉट से, तुमको बिना किसी प्रकार के इंटीग्रेशन के आपको B.dl की वैल्यू मिल जाएगी।
जैसे हम यहाँ पर ई डॉट डी एस किए बिना हम उसकी वैल्यू निकालते थे, इसी को हम क्या बोलते थे, फ्लक्स। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर उसी प्रकार से एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है कि आपको लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू जो भी डीएल हम एलिमेंट ले रहे हैं वो बिना इंटीग्रेट किए आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? जो टोटल करंट अंदर फ्लो कर रहा है उसको सम कर लो। अब प्रॉब्लम ये है कि सर सम कैसे करेंगे? तो आपको दिख रहा होगा इसमें दो करंट है, एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, राइट? एक अंदर की तरफ जा रहा है एक बाहर की तरफ। तो बहुत सिंपल साइन कन्वेंशन है। जब वो ऊपर से देखते हो, लूप ये रहा ना, लूप ऊपर से कैसे दिखेंगे? ये तुम्हारी आंखें हो गई, यहां से तुम देख रहे हो, है ना, ऊपर से देख रहे हो ऐसे नीचे की तरफ, ठीक? जब तुम देखोगे तो कैसा दिखेगा तुमको? इस प्रकार से एक व्यू आएगा, है ना? तो जब करंट तुम्हारी तरफ आएगा तुम्हें क्या दिखेगा? डॉट। से तुमसे दूर जाएगा तुम्हें क्या दिखेगा? क्लियर हो गया ना फंडा? ये पेन तुम्हारी तरफ आएगी तुम्हें डॉट दिखेगा, तुमसे दूर जाएगी तुम्हें ग्रे वाला यानी क्रॉस दिखेगा। तो वेरी सिंपल। तो इस तरीके से हम करंट को क्या कर देंगे? इनवर्ड और आउटवर्ड अज्यूम करेंगे। जो मेरी तरफ आएगा वो पॉजिटिव, जो मुझसे दूर जाएगा वो नेगेटिव। वेरी सिंपल रूल, ठीक है? तो यानी कि अगर मुझे सम करना होगा तो I1 पॉजिटिव हो जाएगा, नेट क्या होगा? I टोटल विल बी इक्वल टू I1 माइनस, सिंपल। समझ में आ रहा है? तो मैं बस क्या करूंगा, इनका सम करके उसके बाद मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? म्यू नॉट से। अभी जो भी मीडियम हम लेके चल रहे हैं वो कौन सा मीडियम है? एयर। हम क्या मान के चलते हैं कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो किसमें आपकी प्रोपगेट कर रही है? वो एयर में कर रही है। लेकिन बच्चे जब अगर हम इसको क्या करें, इसी वायर को एक ऑयल टैंकर है उसके अंदर डाल दिया तो वहां पे भी तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो वहां ये म्यू नॉट बदल जाएगा किससे? म्यू से। म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू, ठीक है? समझ में आ रहा है? इसको परमिएबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बताया भी तो था, है ना? परमिएबिलिटी, ठीक? और ये हो जाएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी। म्यू आर को क्या कहेंगे? ठीक है, वेरी सिंपल, ऐसा कुछ नया नहीं है। मीडियम का भी मैं पढ़ाता जाता हूं क्योंकि मीडियम झटके से आ जाएगा तो आपको ऐसा नहीं लगे कि नहीं पता मुझे, बस इतना सा मॉडिफिकेशन करना है। तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी स्टेट वायर से, आई थिंक ये सारी चीजें बता चुका हूं मैं, जरूरत है क्या बताने की? अब इसमें ये चीज बताऊंगा मैं, आखिरी वाला ना। अब ध्यान से देखना, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। कैसे? अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो ये रहा, है ना? तो ये हो गई रिंग तुम्हारी, और यही मेरा लूप भी मैंने मान लिया। अरे लूप बनाऊंगा तो ऐसे ही तो बनाऊंगा, है ना? तो इसका अगर हम एलिमेंट लेंगे तो इसका डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में आएगा, डीएल का, डीएल वेक्टर और बी वेक्टर भी। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? जब दो पैरेलल वेक्टर होते हैं तो थीटा क्या होता है? ठीक है ना? क्लियर है ना? और इनके बीच में होना क्या है? बी डॉट डीएल लिखा हुआ था, क्लियर है? तो ए डॉट बी क्या होता है? बी डीएल कॉस ऑफ थीटा। थीटा कितना है? 0। तो ये जाएगा बी डीएल कॉस, ये तो मैंने एक एलिमेंट के लिए लिया, जब मुझे टोटल करना होगा तो मैं क्या करूंगा, है ना? क्लोज लूप है तो ये इंटीग्रेट करेंगे, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? यहां से बी डीएल। समझ में आ रहा है? तो ये हमेशा क्या होगा? 0। क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल फॉर द लूप। अब यहां पर अगर हमें करना है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया पीछे, वो क्या आ रहा था हमारा? बी डॉट डीएल कैसे आ रहा था? क्योंकि हमारे पास क्या है? आई टोटल, ठीक है? तो हमने ये पहले भी पढ़ा, एम्पियर साहब ने क्या बताया था कि जो टोटल सम होगा करंट का, और क्या करना है? म्यू नॉट से हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? थीटा तो हमारा ऑलरेडी 0 था, और पीछे ये इक्वेशन नंबर 1 था। इक्वेशन नंबर 2 क्या आया था? क्या आया था बताओ ना? बी डीएल कॉस ऑफ 0, है ना? यही तो आया था। कॉस 0 क्या होता है? 1। और अगर हमें इंटीग्रेट करना, ये हो गया तुम्हारा 1। तो यहाँ बी अगर कांस्टेंट है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अगर डीएल करेंगे तो डीएल कितना हो सकता है? अगर जो हमने लूप लिया उसकी दूरी सेंटर से कितनी है? डी। तो 0 से व्हाट? 2 पाई डी होगा कि नहीं होगा? ठीक है? तो अब यहां से इंटीग्रेशन डिफरेंस कट कर देता है, तो यह जाएगा बी 2 पाई डी माइनस, कैसे सिखाया था? एल पे अपर लिमिट माइनस, तो ये क्या आ गया बेटा बताओ? बी इंटू 2 पाई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई, है ना? तो अगर बी निकालने को कोई कहेगा तुमसे तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बी डॉट डीएल, है ना? ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है? बी डॉट। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करेंगे, वी विल गेट बी इंटू 2 पाई डी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो कैपिटल आई ले लिया, इसको स्मॉल आई कर दो यार, है ना? अलग अलग नहीं लूंगा।
यहाँ पे क्या आई, एक ही करंट ले लिया, ठीक। तो यहां से आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट, जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे वैसे यहां पर एम्पीयर सर्किट लॉ से क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक। याद है उसमें एक्चुअल में गॉस लॉ बनाया गया था फ्लक्स निकालने के लिए, और हम लोग करते क्या थे, हमेशा उसका इस्तेमाल करते थे टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी प्रकार से एम्पीयर सर्कुलर लॉ का इस्तेमाल हमेशा क्या करेंगे, टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक। बहुत सिंपल है, समझ में आ गया। तो ये मैंने यहां से कर दिया, इज इट ओके। तो ये मैंने आपको एक केस भी पढ़ा दिया साथ साथ में, कि आपके केस में अगर अब जैसे मान लो कि अगर हम चाहें तो अपोजिट का भी केस सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्योंकि हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग कि दोनों सेम होता है, लेकिन मान लो किसी ने क्या करा कि लूप ऐसे ले लिया, कोई है ना, कोई बदमाश है, वो कह रहा नहीं मैं तो जो भी पढ़ाएंगे सर उसके अपोजिट पढ़ूंगा, है ना। उसने क्या किया, उसने बस कहा कि नहीं मेरा जो लूप है और जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों अपोजिट होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड निकाला मैंने तो ये आ गया, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज, और तुम्हारा जो इसने लूप मान लिया वो उसने मान लिया क्लॉकवाइज, अपोजिट हो गया। अपोजिट होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, यानी मैं ये बता रहा हूं कि जो वर्स्ट केस है वो कितना ही हो सकता है। तो तुम्हारे केस में हमने क्या ले लिया, 180 ले लिया, तो थीटा 180 हो गया, कोई बात नहीं। तो इससे होगा क्या, जब भी हम निकालने की कोशिश करेंगे तो हमेशा ये पहला तो लॉ सेम रहेगा, पहला तो सेम ही रहेगा, है ना। तो ये तो आपको क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1 तो बना ही लोगे आप, है ना। तो आई इनक्लोज्ड क्या हो गया इस केस में, बिकॉज हमने जो लूप लिया उसके जस्ट अपोजिट, तो आई क्या हो गया, निगेटिव। चाहे आप वैसे कर लीजिए, चाहे यहां पे ये देख लीजिए cos ऑफ 180, यहां पर भी माइनस साइन आ जाएगा। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसका तो यहां से ये माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और अगेन आपका आंसर फिर से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आपने सिर्फ क्या करा, अपोजिट डायरेक्शन में आपने लूप लिया है इसलिए, ठीक है। अगर हमने डीएल को अपोजिट में एज्यूम कर लिया, डीएल इज अपोजिट टू द लूप, है ना, आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो ये है आज की क्लास, यहीं पे रोकेंगे, नहीं तो रुको, अच्छा रुको, अभी रुकने की ऐसी बात नहीं करेंगे, तुम लोग तो खुश हो जाते हो तुरंत। एक बार देख लेता हूं कि आज का कोटा पूरा हो गया कि नहीं। चलो ठीक है, क्योंकि सिलेंडर पढ़ाना है तो वो हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एम्पीयर सर्कुलर लॉ स्टार्ट हुआ है सिर्फ आज, इसको कल कंटिन्यू करेंगे, इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।